इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर्ड टू स्पाउस, यानी पूरी असेट हमने ट्रांसफर कर दी, यानी हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफर की और वाइफ ने हस्बैंड को ट्रांसफर, में से कोई भी एक। ये किस में आता है? 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 के अंदर ही आता है, राइट। अब इसकी शर्त देख लेते हैं पहले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, टैक्स पेयर जो है वो इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरा लिखा है कि ही और शी हैज ट्रांसफर्ड एन असेट। पर कौन सी असेट? हाउस प्रॉपर्टी नहीं, घर नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? घर के सिवा कोई भी दूसरी असेट। और द असेट किसको ट्रांसफर की होनी चाहिए? अपने स्पाउस को, यानी जीवन साथी को। एंड द ट्रांसफर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे कि वाइफ को डायरेक्टली ट्रांसफर ना करे लेकिन बच्चे के नाम से ट्रांसफर करके उसको दे, ऐसा जिसमें नॉमिनी का नाम किसका हो? वाइफ का। इस तरह से डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर करो। फिर द एसेट इज ट्रांसफर अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। 5 लाख की चीज को 1 लाख में दे दिया, 10 लाख की चीज को 2 लाख में दे दिया, और इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। और वो भी किस लिए? अलग रहने के लिए। दोनों को अलग रहने के लिए एसेट को ट्रांसफर किया गया। तो द एसेट में बी हेल्ड बाय ट्रांसफर योर स्पाउस इन द सेम फॉर्म और इन द डिफरेंट फॉर्म। यानी मतलब आप जैसे कि समझो कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कार दी, लेकिन कार का वो कलर चेंज करवा देती है या तो उसमें रिपेयरिंग करवा देती है, तो सेम फॉर्म या तो दूसरे फॉर्म के अंदर अगर सामने वाला उसको यूज करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब सवाल कि इससे होता क्या है, राइट। तो पहले तो इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी दूसरा कोई पर्सन नहीं चलेगा इंडिविजुअल के सिवा। हाउस प्रॉपर्टी के अलावा दूसरी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए। ट्रांसफर सिर्फ स्पाउस को होना चाहिए। ट्रांसफर डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं, सॉरी एक चीज में मैं गलती कर दिया है मैंने। ये जो बी बोला ना इसके अंदर एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब 5 लाख की चीज को 1 लाख में बेचा, तो। और दूसरा इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, यानी वो नहीं होना चाहिए, अलग रहने के लिए नहीं। यानी डिवोर्स हो गया या तो डिवोर्स के पहले की बात करें, डिवोर्स हो जाए तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खत्म हो जाता है समझो। लेकिन डिवोर्स के पहले अलग अलग रहने के लिए अगर एक दूसरे को असेट ट्रांसफर करते तो वो इसमें नहीं आएगा, समझे। इसमें नहीं आएगा। इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट लिखा है ना, उसमें नहीं आएगा। याद सब याद रखिएगा ये चीज को, ओके। और उसको सेम फॉर्म में यूज करे या अलग फॉर्म में यूज करे, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब इसका मतलब क्या, तो अपने देखे इससे क्या होता है। तो इन द इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, एनी इनकम फ्रॉम सच असेट शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ टैक्स पेयर हु हैज ट्रांसफर द असेट। यानी भरना किसको भरे? टैक्स जिसने ट्रांसफर की उसको। यानी हस्बैंड ने अगर वाइफ को दी प्रॉपर्टी तो हस्बैंड को टैक्स भरना पड़े, या वाइफ ने हस्बैंड को दी तो वाइफ को भरना पड़े, जो ट्रांसफर करे उसको। And the income from asset transfer must be calculated in the same way as it would be if the asset has not been transferred। मतलब इसमें वही चीज नॉर्मली, इसका कोई मतलब नहीं है अपने लिए, कोई मतलब नहीं है इसको अपने देखते भी नहीं है। देखो कंडीशन 1, कंडीशन 1 में क्या था? असेट इंडिविजुअल, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी के अलावा, तीसरा रिलेशन कैसा होना चाहिए? हस्बैंड एंड वाइफ का होना चाहिए। अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, मिस्टर एक्स ट्रांसफर्स 1000 डिबेंचर्स ऑफ IFCI विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो पहली शर्त तुम्हारे सामने जो, कौन सी शर्त लिखा है देखो? विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, राइट। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। और टू हिज वुड बी वाइफ। अब ये क्या है? वुड बी वाइफ यानी अभी शादी नहीं हुई। वुड बी वाइफ का मतलब अभी शादी नहीं हुई है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज डिबेंचर्स विल नॉट बी टैक्सेबल। ये मिस्टर एक्स को नहीं भरना है, अब मिस वाई है ना, उसी को भरना पड़े, क्योंकि अभी जब ट्रांसफर किया तब मैरिज नहीं हुआ था ना। तो इवन मैरिज भी हो जाए ना, उसके बाद भी ट्रांसफर की डेट देखी जाती है कि ट्रांसफर कब किया। ट्रांसफर अगर मैरिज से पहले किया है ना, तो जब तक जिंदा रहेगी ना मिस वाई, उसी को टैक्स भरना पड़ेगा, मिस्टर एक्स को टैक्स भरना ही नहीं है। बराबर से समझो कि यहाँ पे मिस्टर एक्स मिस वाई को ट्रांसफर कर रहा है, डिबेंचर ट्रांसफर कर रहा है, जिसका इंटरेस्ट
मिस वाई को मिलेगा, राइट। अब मिस्टर एक्स को इसके ऊपर टैक्स कब भरने का आता, अगर मिस वाई उसकी वाइफ होती, लेकिन वाइफ नहीं है, अभी शादी ही नहीं हुई है। तो अगर शादी ना हुई हो और एडिक्वेट कंसिडरेशन से नहीं दिया, उसने कम पैसे में दे दिया है, तो यहाँ पे ट्रांसफर की डेट देखी जाती है कि ट्रांसफर की डेट अगर शादी के पहले की है, तो जब तक ये डिबेंचर उसके पास रहेंगे मिस वाई के पास, तब तक उसी को टैक्स भरना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं देखना है कि शादी हो गई तो अब वापस मिस्टर एक्स भरेगा ना, ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली इफ देखो दूसरी बात इसके अंदर, इफ ट्रांसफरर या तो स्पाउस, जिसके साथ में शादी हुई है वो ट्रांसफर या तो स्पाउस डाइज यानी मर जाता है, इनकम दो कंटिन्यू टू बी एंजॉयड बाय द ट्रांसफरी कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द डिसीज ट्रांसफरर्स है, एज ए विडो और विडोअर इज नॉट अ स्पाउस। देखा ने, यानी अगर कोई मर गया हस्बैंड या तो वाइफ के अंदर से, तो अपने ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं ले सकते, कारण क्या कि मरने के बाद थोड़ा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रहेगा, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना जरूरी है, राइट। एंड कंडीशन 4 इसमें जैसे बताया कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर यानी क्या, two or more transfers are interconnected are and are parts of the same transaction, the aforesaid rule of clubbing is applicable। मैं इसको अपने एग्जांपल से समझते हैं, इसीलिए हर किसी के अंदर एग्जांपल दिया है, देखो जहाँ पे कंफ्यूजन हो ना वहां पे। फॉर instance, if X gifts or cross transfers rupees 10,000 to Mrs. A and Mr. A gives property worth rupees 10,000 to Mrs. X, the transaction would be indirect transfer without consideration। अब आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल गया, मैं आपको समझाऊं कि देखो मिस्टर ए ट्रांसफर कर रहा है मिसिस एक्स को, समझे, उसकी वाइफ को नहीं, दूसरे की वाइफ को, और उसके सामने मिस्टर एक्स मिसिस ए को ट्रांसफर कर रहा है। बात समझो, ये दूसरे की वाइफ को, ये दूसरे की वाइफ को ट्रांसफर कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी की इनकम। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रांसफर हुआ, क्योंकि देखो मिस्टर ए ने मिसिस एक्स को ट्रांसफर नहीं किया होता तो मिस्टर एक्स मिसिस ए को भी थोड़ा पैसा देने वाले थे। बात समझे, तो इनडायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब क्या, इधर का माल उधर किया, उधर का माल इधर किया, ऐसा। यानी अपने क्या किया, एक को दूसरे के पास भेजा, यानी एक की इनकम को दूसरे के पास भेजा और दूसरे की इनकम को अपने पास ले लिया वापिस। पर इसमें अपने बताना ये चाहते थे कि जैसे कि हमने डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं किया, पर भले इनडायरेक्ट ट्रांसफर, हर चीज विदाउट कंसिडरेशन है ना यहाँ पे, देखो इसका मतलब अगर कंसिडरेशन एडिक्वेट ना हो या तो विदाउट कंसिडरेशन हो, तो ये ट्रांसफर होगा टैक्सेबल। किसके लिए टैक्सेबल है यहाँ पे, देखो इसमें टैक्स किसको पे करना पड़े, मिस्टर ए को टैक्स पे करना पड़े और मिस्टर एक्स को टैक्स पे करना पड़े, दोनों मिसिस को नहीं, इन दोनों को नहीं टैक्स पे करना है, राइट। अब कंसिडरेशन यहाँ पे नेचुरल, देखो क्या लिखा है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन कंडीशन नंबर 5 है, may be good consideration but that would not be adequate consideration for the purpose of section 64 subsection 1। The consideration that supports the transfer should be one the value of which can be measured in terms of money or money's worth। Therefore, a spiritual benefit are not consideration which cannot be measured in terms of money or money's worth। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि कंसिडरेशन का मतलब क्या। मैं ऐसा बोला आपको दुआएं दूंगा, तो ये कंसिडरेशन नहीं हुआ कोई। जिसको पैसे में मेजर कर सके ना उसी को कंसिडरेशन बोला जाता है, राइट। तो इफ कंसिडरेशन इज पेएबल इन पार्ट, ओनली द पार्ट ऑफ इनकम रिफरेबल टू ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज असेसेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ये अपने काम का नहीं होगा, ये जाने देते अपने, जो अपने लिए जरूरी है ने और जो अपने आगे पढ़ाई में लगेगा काम, उसी को अपने देखेंगे। अब when clubbing of income is not applicable on the basis of the aforesaid discussion and judicial pronouncement का मतलब कोर्ट के जजमेंट, कोर्ट में से जो फैसला सुनाया जाता है उसको जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट बोला जाता है। सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लोज 4 इज नॉट एप्लीकेबल। कब, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो एक के बाद एक में टिक करता जाता हूँ बोलते बोलते। देखो अगर बिफोर मैरिज ट्रांसफर किया गया तो नॉट एप्लीकेबल,
अगर एडिक्वेट यानी पूरा पैसा देके ट्रांसफर किया गया तो नॉट एप्लीकेबल, और ट्रांसफर इसलिए किया गया कि दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं इसलिए, तो वो भी नॉट एप्लीकेबल। ऑन द डेट ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम ट्रांसफर इज नॉट स्पाउस, जब शादी हुई ही नहीं थी तब ट्रांसफर किया तो भी नॉट एप्लीकेबल। एंड प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय द स्पाउस आउट ऑफ पिन मनी। पिन मनी का मतलब क्या? पिन मनी का मतलब हस्बैंड वाइफ को जो पैसे देता है ना रोज के खर्चे के, उसको पिन मनी बोला जाता है, यूजुअल हाउस होल्ड। अब उसमें से अगर वो खरीदती है तो नहीं, उसमें से अगर वाइफ कोई चीज खरीदेगी तो इसको ये क्लोज ये सेक्शन के अंदर अपने इंक्लूड नहीं करेंगे। याद रखना, पिन मनी से अगर कोई भी खरीदा जाए तो, पता है पिन मनी के पीछे भी एक अच्छी खासी एक हिस्ट्री है। पिन पहले बहुत महंगी आती थी, मैंने शायद आपको समझाया था, आई थिंक डायरेक्ट टैक्स के वक्त, कि पिन पहले बहुत महंगी आती थी। सेफ्टी पिन आती है ना, वो बहुत महंगी आती थी पहले, उसको बनाने के लिए बहुत ताकत लगती थी, बहुत मेहनत लगती थी। तो इसलिए जो पैसे दिए जाते थे सेफ्टी पिन पिन्स के लिए, तो वो पैसे का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा हो जाता था, इतने ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे कि उस पैसे का नाम पड़ गया कि पिन मनी। और आज अपने देखते हैं आज पिन कितनी सस्ती होती है ऐसा। ना, when an individual is assessable in respect of income from asset transfer to son's wife, बेटे की बीवी को असेट ट्रांसफर, सब में ट्रांसफर ऑफ असेट से कॉमन चीज सब में ढूंढ लो पहले कि सब में ट्रांसफर ऑफ असेट से हम असेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, इनकम दूसरे को मिल रही है, लेकिन फिर भी टैक्सेबल किसके हैंड में है, ये देखना है अपने को। तो यहाँ पे भी वन बाय वन अपने देखते हैं कंडीशंस क्या है। तो पहली कंडीशन, पहली बात तो इंडिविजुअल होना चाहिए, ट्रांसफर हुई एसेट आफ्टर May 31, 1973, फिर द एसेट इज ट्रांसफर टू हिज और हर सन्स वाइफ, बेटे की बीवी को ट्रांसफर किया जाए। ट्रांसफर डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, और वो भी कैसा, अदरवाइज देन एडिक्वेट कंसिडरेशन, पैसे पूरे नहीं लिए गए, और द एसेट में बी हेल्ड, एसेट लेने वाला एसेट कोई भी तरह के एसेट ले सकता है, यानी मतलब उसको सेम कंडीशन में रखे या बदल दे, उसमें अपने को देखना नहीं है ऐसा ना। अपने आगे देखिए इसमें, if the above conditions are satisfied then the income from the asset is included in the income of taxpayer, यानी मतलब ससुर के इनकम के अंदर या तो सास की इनकम के अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी, अपने लैंग्वेज में बोले तो, यानी अगर वो सारी कंडीशन छह की छह अगर सेटिस्फाई होती है तो, राइट। अब व्हेन एन इंडिविजुअल इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ हिज माइनर चाइल्ड, अब सम कैसे पूछे जाते हैं, जब मैं आपको दिखाऊंगा ना इसके अंदर, तो आपको लगेगा कि ये जो पढ़ा था तो आपने ऐसा जज किया होगा शायद कि ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, इसके सम्स तो बहुत डिफिकल्ट होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, देखो यहाँ पे माइनर चाइल्ड यानी 18 साल की एज से नीचे, ये 64 सबसेक्शन 1A के अंदर बताया गया है। द इनकम ऑफ माइनर will be included in the income of that parent whose total income excluding the income includable under section 64(1) is greater। अब मैं आपको कंडीशन यहाँ से समझाता हूँ, ऐसे नहीं, अपने जो इलस्ट्रेशन है उसी के अंदर पूरा समझिए, क्योंकि ऊपर शायद आपको समझ में नहीं आएगा वर्ड्स के अंदर। ए इज माइनर चाइल्ड ऑफ एक्स एंड मिसिस एक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस 2018-19 इनकम ऑफ ए की इनकम 2500 है, राइट। दिस इज द फर्स्ट इनकम ऑफ ए ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, ए को मिलने वाली है पहली इनकम। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018-19 इनकम ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मिसिस एक्स, एक्स की इनकम यानी हस्बैंड की इनकम वाइफ की इनकम से ज्यादा है। तो यहाँ पे consequently income of A will be included in the income of X for the previous year 2018-19, यानी हस्बैंड और वाइफ, बताऊं आपको लिख के, सोचो, एक मिस्टर एक्स है हस्बैंड, मिसिस एक्स वाइफ, और ए उन दोनों का बेटा, माइनर चाइल्ड है, राइट, ये माइनर है। अब समझना ये है कि अगर इसकी जो भी इनकम है ना, ए की जो भी इनकम, वो किसके अंदर जाएगी, मिस्टर एक्स के अंदर जाएगी कि मिसिस एक्स के अंदर जाएगी, वो किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों में से ज्यादा इनकम किसकी है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है।
अगर एक्स की मिस्टर एक्स की इनकम ज्यादा है तो उसमें ए की इनकम डाल देंगे, और मिसिस एक्स की इनकम अगर ज्यादा है तो उसमें ए की इनकम अपने डाल देंगे। राइट। याद क्या रखना है, जिसकी इनकम ज्यादा उसके अंदर माइनर की इनकम इंक्लूड हो जाएगी, बस इतना याद रखना एक लाइन में अगर बोलूँ तो। अब देखो इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे और चीज एक लिखी गई है, in the subsequent years, yani during the minority, income of A will be included in the income of X, even if income of Mrs. X is higher than that of Mr. X in any of the subsequent year। यानी जिस दिन तुमने इनकम ट्रांसफर करना शुरू किया उस वक्त किसकी इनकम ज्यादा है वो देखी जाएगी। यानी 2018-19 में अगर मिस्टर एक्स की इनकम ज्यादा है तो 2018-19 से जब तक ये इनकम ट्रांसफर होती रहेगी तब तक मिस्टर एक्स के अंदर જ अपने इंक्लूड करना है। फिर चाहे 2020-21 के अंदर मिसिस एक्स की इनकम मिस्टर एक्स की इनकम से बढ़ भी जाए ने तो भी मिस्टर एक्स की इनकम के अंदर જ अपने को ए की इनकम इंक्लूड करनी है। समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर एक बार पहले साल जिसकी इनकम में इंक्लूड हुआ ने, बाद के जितने भी साल होंगे सिर्फ उसी की इनकम के अंदर अपने इंक्लूड करना है। फिर बाद में अपने ये नहीं देखेंगे कि किसकी इनकम बढ़ जाती है किसकी इनकम कम हो जाती है, ये सब बाद में देखने की जरूरत नहीं है। राइट। हाउएवर यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, देखो एक अपवाद लिखा है, इफ इन द सब्सिक्वेंट ईयर द असेसिंग ऑफिसर, मतलब अगर तुम अपना असेसमेंट कराते हो, अपने खुद ही असेसमेंट, डायरेक्ट टैक्स का असेसमेंट अपने खुद करते हैं। राइट। अपने असेसमेंट कर लिया, अपने पेमेंट दे दिया इनकम टैक्स का, बाद में ऑफिसर को लगता है कि कुछ गलत है तो वो अगर इंक्वायरी करने के लिए आता है तो wants to include the income of minor child A in the hands of Mrs. X, it can be done only if it is necessary to do so। यानी अगर असेसिंग ऑफिसर चाहेगा तो आदमी बदल सकता है, यानी मदर से फादर, फादर से मदर, वो कर सकता है। लेकिन कौन कर सकता है? असेसिंग ऑफिसर, वो भी रिक्वायरमेंट हो तो ही। लेकिन यहाँ पे याद ये रखना है हमको कि जिसकी इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा उसकी बात सुनने का उसको पूरा पूरा मौका दिया जाएगा कि उसकी इनकम के अंदर इंक्लूड करे कि ना करे, उसकी बात सुनने का। अब ये अपने लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ये पार्ट, क्योंकि ये पार्ट ज्यादातर होता ही नहीं है प्रैक्टिकल। अगर बात करें ना तो ये होता ही नहीं है, कभी भी कोई भी ऐसे चेंज करता ही नहीं है। Now, where the marriage of the parents does not subsist, the income of minor will be includable in the income of the parent who maintains the minor child in the relevant previous year। मेंटेनेंस जो अभी दोनों के अंदर समझो तलाक हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो इनकम अब किसके पास जाएगी? तो इनकम उसी के पास जाएगी जो बच्चे को मेंटेन करता है, बच्चे को मेंटेन करता है उसी के लिए टैक्सेबल। अब द माइनर्स इनकम इन बोथ केस द पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, पेरेंट्स जिंदा नहीं रहते, कैन नॉट बी असेस इन द हैंड्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर रिलेटिव और इवन इन द हैंड्स ऑफ माइनर। यानी माइनर की इनकम अगर पेरेंट्स जिंदा ना होने तो भी दादा दादी नाना नानी या कोई भी दूसरे रिलेटिव या तो इवन खुद माइनर, उसको भी टैक्स उसके ऊपर भरने का नहीं होता है, पेरेंट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है। व्हेन क्लबिंग इज नॉट एक्सेप्टेड, अब ऊपर जो रूल देखे वो कब लागू नहीं होते, तो पहली बात तो देखो, पहले तो इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी इन द ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 60U। ये 60U लास्ट यूनिट में था। 60U में क्या होता है कि अगर मैं टैक्स पेयर हूँ और मेरे घर में कोई एक मेरे ऊपर डिपेंडेंट कोई एक ऐसा इंसान है, या मेरे मदर फादर मेरे बच्चे ऐसे कुछ है, वाइफ इवन, तो उनको कोई डिसेबिलिटी है, और वो डिसेबिलिटी अगर हो ना तो डिसेबिलिटी के अंदर मुझे 75,000 और 1.25 लाख का डायरेक्ट डिडक्शन मिल जाता है। 75,000 और 1,25,000 का। 75,000 का तब कि जब डिसेबिलिटी 80% से कम हो, 80% से कम हो, और 1,25,000 तब जब अगर डिसेबिलिटी 1,25,000 सॉरी 80% से ज्यादा हो। तो मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या, डिसेबिलिटी का मतलब यानी पैर टूटा हुआ होना, सुन ना सकना,
देख ना सकना, बोल ना पाना, ये सब चीजें डिसेबिलिटी के अंदर आती है, राइट, जिसमें काम करने के ऊपर फर्क पड़ता हो, वैसी सारी डिसेबिलिटी। तो अगर माइनर चाइल्ड किसी डिसेबिलिटी से सफर करता है, यानी उसको कोई परेशानी है, ऐसी ऐसी कोई उसको बीमारी है, तो उस वक्त यहाँ पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, बच्चा अगर कोई जगह पे मेहनत मजदूरी करके खुद इनकम कमा के लेके आता है, पेरेंट्स उसको नहीं देते, बच्चा खुद इनकम अपनी कमा के लाता है, तो भी ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ स्किल, जैसे पहले कौन बनेगा करोड़पति जूनियर आता था, तो जूनियर में कोई 12 साल का बच्चा 1 करोड़ रुपए जीत जाता है, तो ये माइनर की इनकम गिनी जाएगी इसके अंदर, यानी किसी पेरेंट्स के साथ में उसको क्लब नहीं किया जाएगा, राइट। यानी अपनी खुद की ताकत से, जैसे चेस की टूर्नामेंट के अंदर वो जीत गया, क्रिकेट के अंदर वो जीत के आया पैसे, तो वो खुद की इनकम गिनी जाएगी, उसमें पेरेंट्स की इनकम के अंदर उसको क्लब करने की जरूरत नहीं है। समझे, तीन चीजें, एक तो डिसेबिलिटी, दूसरा खुद काम करके फिजिकल वर्क करके उसने कमाया है, और तीसरा अपना मेंटल एबिलिटी को यूज करके उसने पैसा कमाया है, राइट। नाउ एग्जेम्पशन, इन केस द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्लूड्स, ये एग्जेम्पशन अपने ऑलरेडी जानते हैं, 1500, पूरे साल का 1500, यानी 1500 से या तो इससे कम है, 1500 या तो इससे कम है, तो किसी के अंदर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, वो एग्जेम्प्टेड है। ये इनकम पूरी क्या है, अपने लिए एग्जेम्प्टेड है, इसको इंक्लूड करने की किसी में भी जरूरत नहीं है। अब अपने एग्जाम्पल्स, इन सबको समझने हैं, ध्यान देना, एक एक चीज अलग अलग करके बताई गई है। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस which is given on rental basis to Mr. Y for rupees 10,000 per month for financial year 2018-19। मिस्टर एक्स वाई को ये बोलता है कि मुझे भाड़ा मत देना, भाड़ा किसको देना, मिस्टर जेड को देना है। तो आपको पूछा गया है कि कौन क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये पूछा गया है आपको। तो देखो, यहाँ पे जवाब लिखा है, याद रखना जितने भी आंसर्स होंगे ना, वो आंसर ज्यादातर तो थियरी वाले होंगे, कैलकुलेशन तो एक लाइन का करने का होगा। एज एन अबव केस ऑल द कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है, तो यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे टैक्स कौन भरेगा, टैक्स जेड नहीं भरेगा, रेंट जेड को मिल रहा है। बात समझ लो बराबर से, कि मिस्टर एक्स जो है प्रॉपर्टी उसकी है, वो ट्रांसफर नहीं करते, प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स की है, राइट। मिस्टर जेड जो है ना, वो उसके बेनिफिशियर है, यानी बेनिफिट किसको मिल रहा है, मिस्टर जेड को मिल रहा है। पर यहाँ पे टैक्स कौन पे करेगा, मिस्टर एक्स पे करेगा, मिस्टर जेड नहीं, राइट। तो रेंटल इनकम किसके अंदर ऐड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली मिस्टर एक्स के अंदर ऐड हो जाएगी। 1,20,000, 10,000 रुपये एक महीने का है ना, इसलिए 1,20,000। अब देखो दूसरा, मिस्टर एक्स ओन्स 14% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, अमाउंट कितना, 1,00,000। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आएगा उसको, 14,000 इंटरेस्ट आएगा, वो नीचे लिखा हुआ है। एंड ही ट्रांसफर्स हिज इंटरेस्ट इनकम टू मिस्टर वाई विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर ट्रांसफर नहीं करता, खाली इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है। तो क्या ये सेटिस्फाई करता है, तो यस इंडीड ये भी सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे भी असेट ट्रांसफर भले नहीं हुई, इनकम तो ट्रांसफर हो रही है, तो आप मालिक तो खुद ही हो, अभी भी मालिक कौन है इस प्रॉपर्टी का, यानी इस डिबेंचर का, मिस्टर एक्स है। तो मिस्टर एक्स को जिसकी इसके ऊपर का टैक्स भरना पड़ेगा, किसको नहीं भरना है, मिस्टर वाई को नहीं भरना है, राइट। वही चीज है जो मैं आगे समझा चुका हूँ, वो प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे बताई गई है। अब थर्ड इलस्ट्रेशन अपने देखते हैं, देखो, मिस्टर एक्स है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या, अगर आप कंपनी में हो तो 20% से ज्यादा, कंपनी में हो तो 20% से ज्यादा शेयर्स आपके पास होने चाहिए, और अगर आप कंपनी के सिवाय कोई भी चीज से कोई भी जगह पे हो तो 20% से ज्यादा प्रॉफिट में शेयर आपका होना चाहिए, राइट। ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की मीनिंग है। तो एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसके अंदर, ए लिमिटेड के अंदर, राइट। और मिसिस एक्स सीईओ है उस कंपनी की, उसने मिस्टर एक्स ने मिसिस एक्स को अपॉइंट किया एम्प्लॉई की तरह से, और उसके पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अपनी मेन कंडीशन तो क्या है, क्वालिफिकेशन का ना होना, राइट। तो इसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है,
और वो ईयरली कितना कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए उसको ईयरली सैलरी मिल रही है, पैकेज उसको दिया गया है। तो ये पांचों 5 लाख रुपए किसको भरने पड़ेंगे, एक्स को भरने पड़ेंगे। किसको, एक्स को भरने पड़ेंगे, क्योंकि ये सैलरी जो है ना, वो उसको अपनी मेहनत के लिए नहीं मिली है, जस्ट बिकॉज वो एक्स की वाइफ है ना, इसलिए उसको मिली है। इसलिए यहाँ पे एक्स को जिसके ऊपर का टैक्स भरना पड़ेगा। अब आपको एक सवाल होगा यहाँ पे, एक्स भरे, मिस्टर एक्स भरे कि मिसिस एक्स भरे, फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। फर्क कहाँ पड़ता है पता है? वो 2.5 लाख तक आपको टैक्स नहीं भरना है। अगर समझो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे समझो, यहाँ पे मिस्टर एक्स की इनकम 3 लाख है, और मिसिस वाई, चलो 3 लाख नहीं, मैं 13 लाख लिखता हूँ, 13 लाख। और मिसिस वाई की यहाँ पे 5 लाख आपको जो दिख रही है वो बराबर। तो होता क्या है, 2.5 लाख इसकी इनकम में से भी माइनस होगा, 2.5 लाख इसकी इनकम, तो इसको तो खाली 2.5 लाख पे खाली टैक्स भरना पड़ेगा ना। वो भी कितना, ओनली 5%, खाली 5%। लेकिन अगर ये इनकम को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यानी कहाँ पे, 5 लाख को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे इसकी इनकम 18 लाख। कितनी हो गई इनकम, 18 लाख। यानी ये 15 लाख से भी ज्यादा इनकम वाला हो गया। तो 15 लाख से ज्यादा की इनकम पे कितना टैक्स होता है, 30% टैक्स होता है। तो कहाँ पे 5% टैक्स, और कहाँ पे 30% टैक्स। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना फायदा देखता है, समझे, आपका फायदा नहीं, अपना फायदा। कि अगर एक ही पर्सन की इनकम में अलग अलग इनकम ऐड होती जाएगी, तो इसकी इनकम बढ़ती जाएगी। अगर उसकी इनकम बढ़ती जाएगी तो उसकी टैक्सेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, और उसका टैक्स का जो परसेंटेज होता है ना, वो परसेंटेज भी उसके साथ में बढ़ता जाएगा। तो फायदा आपको नहीं है एज ए टैक्स पेयर, फायदा किसको है, गवर्नमेंट को है। इसलिए ये सारी कंडीशंस यहाँ पे रखी गई है। नहीं तो लोग क्या करें, इसी तरह से चोरियां करते रहे, कि मैं तो मेरे सारे घर वालों को अपनी कंपनी में नौकरी पे रख, और सबकी इनकम, एक को 2 लाख, एक को 3 लाख, एक को 2.5 लाख, इस तरह से अलग अलग इनकम दूं, तो किसी की भी टैक्सेबल इनकम ना हो, राइट। और मेरी इनकम इतनी की इतनी रहे, लेकिन ये सारी इनकम अगर मेरी इनकम के साथ में अगर मिल जाती है, तो ऑटोमेटिकली मेरी इनकम हाई हो जाएगी। तो जितनी इनकम हाई, वैसे धीमे 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 क्या होता जाएगा, टैक्स बढ़ता जाएगा, ऐसा। नाउ फोर्थ देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसाइड टैक्सेबिलिटी। ध्यान देना, मिस्टर एक्स होल्ड्स 12% शेयर। यहाँ तो 12% अपने अटक जाने का, क्योंकि मिनिमम शेयर कितना होना चाहिए, 20% का होना चाहिए। तो अगर 12% शेयर है, तो चाहे उसकी वाइफ को कुछ आता है कि नहीं आता, वो सब नहीं देखने का, यहाँ पे क्लब कर ही नहीं सकते तुम। मिनिमम 20% शेयर होना चाहिए। अब देखो, सेकंड कंडीशन में, सेकंड में देखो, यहाँ लिखा है कि मिस्टर एक्स होल्ड्स 20% शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एबीसी एंड कंपनी, बराबर। तो 20% मतलब उसका सब्सटेंसिव इंटरेस्ट तो है। ही अपॉइंट हिज वाइफ एज सीईओ, पर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी उसके पास क्वालिफिकेशन है। अगर क्वालिफिकेशन ना हो और उसको ऐड करें ना अपने अपनी कंपनी के अंदर, तो ये अपना सेक्शन लागू होता है। लेकिन जो तो क्वालिफाइड है, तो अगर क्वालिफाइड है तो उसकी मंथली सैलरी किसके पास जाएगी, वाइफ की सैलरी के अंदर वाइफ को टैक्स भरना है, हस्बैंड को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? सब कंडीशन सेटिस्फाई होनी है। इसलिए मैं सुबह में जो समझा रहा था, वो एक एक वर्ड को अलग अलग करके समझा रहा था। अब देखो ये वाला देखो, मिस्टर एक्स होल्ड्स 7% इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, और he further holds 10% preference shares of sales concern. His brother holds 5% equity shares of same concern. सेम कंसर्न आता है यहाँ पे, सेल्स नहीं, सेम। अपने खाली इक्विटी शेयर देखना है, प्रेफरेंस शेयर नहीं देखना है। तो इक्विटी शेयर उसका और उसके भाई का दोनों का मिला के 12% जो होता है, दोनों का कितना होता है, सिर्फ 12% होता है। प्रेफरेंस शेयर नहीं गिनते, सिर्फ इक्विटी शेयर गिना जाएगा। तो 12% है, तो यहाँ पे क्लब नहीं किया जा सकता, राइट, यहाँ पे क्लब नहीं किया जा सकता। नाउ मिस्टर एक्स होल्ड्स 20% इक्विटी शेयर्स ऑफ, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो। ओके डन। बड़ा सम होता तो मैं नहीं करा था अभी, देखो अभी पूरा आपके सामने। मिस्टर एक्स होल्ड्स 20% इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड,
मिसिस एक्स होल्ड्स 25% इक्विटी शेयर ऑफ भवाई लिमिटेड। यानी दोनों हस्बैंड और वाइफ वाला, याद है मैंने सुबह में करा था, हस्बैंड का भी शेयर हो वाइफ का भी शेयर हो, राइट। अब यहाँ लिखा गया है कि दोनों का ही सब्सटेंशियल शेयर्स है, एंड बोथ ऑफ देम आर अपॉइंटेड इन वाई लिमिटेड विदाउट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज। यानी हस्बैंड ने वाइफ को अपॉइंट किया, वाइफ ने हस्बैंड को अपॉइंट किया। एंड ड्रॉइंग, दोनों की सैलरी कितनी है, 20,000 और 50,000 पर मंथ सैलरी। द इनकम ऑफ मिस्टर एक्स बिफोर सच सैलरी 5 लाख की इनकम है, और वाइफ की इनकम कितनी है, 3 लाख की है। तो 5 लाख और 3 लाख, मैंने सुबह क्या बताया था, इन दोनों में से जिसकी ज्यादा इनकम हो ना उसके अंदर सारी इनकम आ जाएगी, उसके अंदर सारी इनकम। यानी यहाँ पे जो 20,000 सैलरी कमा रहा है मिस्टर एक्स, तो उसकी एक साल की सैलरी 2,40,000 हो जाएगी। तो 2,40,000 तो लिखना ही है आपको, देखो 2,40,000 तो है ही यहाँ पे उसकी खुद की इनकम। लेकिन जो वाइफ 50,000 कमा रही है एक महीने के, और वो भी टोटल मिला के 6 लाख हो जाएंगे, तो उसको हमने वाइफ में यानी यहाँ 6 लाख नहीं लिखा है, देखो हमने 6 लाख कहाँ लिखा है, एक्स में इंक्लूड कर दिया। कारण क्या, जिसकी इनकम ज्यादा हो ने वो सारा टैक्स भरेगा। अब इसमें भी आप देख लो किसका फायदा है, अपना नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। क्योंकि जिसकी इनकम ज्यादा है वो बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली उसको ज्यादा इनकम के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, तो टैक्स उसको ज्यादा मिलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। दैट्स वाई, समझे। वापिस एक बार बता देता हूँ, देखो एक्स का शेयर कितना है, 20%, राइट, इक्विटी शेयर, और इसका 25%, दोनों का ही सब्सटेंशियल शेयर है, और उन दोनों के पास भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और उनको फिर भी कंपनी, एक ही कंपनी के अंदर जॉब मिली है। एक की सैलरी 20,000 है, एक की सैलरी 50,000 है, पर जिसकी इनकम ज्यादा हो उसमें दोनों की सैलरी को अपने क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे, राइट, ऐसा आपने। हाँ, मैंने आपको कल आज सुबह में बताया था कि जो उसकी खुद की इनकम थी ना 30,000, इसकी वाइफ की जो 30,000 की इनकम है, 3 लाख की, जो 3 लाख की इनकम है ना उसको अपने टच नहीं करेंगे यहाँ पे, उसको अपने नहीं देखना है। वो तो अपनी इनकम पे तो है, वो तो 3 लाख पे तो टैक्स भरेगी। तो कोई ये दिमाग ना लगाए कि चलो मिसिस वाई की ये इनकम भी यहाँ पे डाल दे ना, सिर्फ सैलरी की इनकम है जो अपने यहाँ पे अलाउड है। कौन सी इनकम, सिर्फ सैलरी की इनकम। तो मिसिस एक्स की जो सैलरी की इनकम है ना वही अपने कहाँ ले जाएंगे, मिस्टर एक्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मिस्टर एक्स की इनकम ज्यादा है।